घने जंगल में सेब के पेड़ पर कौवों का एक तिनकों का घोंसला था, जहाँ बादल कौवा अपनी पत्नी और बेटी पिंकी कपी के साथ रहता था। बिजली, मैं यहाँ बैठा बैठा बोर हो रहा हूँ। तुम घोंसले में ही रहना और अंडे का ध्यान रखना। तब तक मैं नदी से घूम कर आता हूँ। खुद ये सारा दिन फिरता है और मैं यहाँ अंडे की रक्षा करने के लिए ही तो बैठी हूँ। मम्मा मम्मा, मैं भी जा रही हूँ। मैं अपने दोस्तों से खेलने जा रही हूँ। मेरे दोस्त मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ऐसा कहते हुए पिंकी कभी भी अपने दोस्तों से खेलने निकल जाती है। मैं भी अपनी सहेली से मिलने जाऊंगी, मगर मैं इस अंडे का क्या करूं? अगर मैं यहाँ से ऐसे ही चली गई तो कोई पक्षी मेरा अंडा चुरा कर ले जाएगा। ऐसे कहते हुए बिजली कभी अपने पड़ोस में रहने वाली कोमल चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, मैं अपनी माँ के पास जा रही हूँ। मेरी माँ बहुत बीमार है। प्लीज कुछ देर मेरे अंडे के पास बैठ जाओ। बिजली बहन, अगर आपकी माँ बीमार है तो आप जरूर जाइए। और हाँ, आप अंडे की चिंता मत करना, मैं ध्यान रखूंगी। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से बिजली कभी के अंडे के पास जाकर बैठ जाती है और बिजली कभी अपनी सहेली से मिलने झरने पर चली जाती है। बिजली, तुम यहाँ और तुम्हारा अंडा क्या अकेला है घोंसले में? स्वीटी, मैंने उस छोटी चिड़िया से कहा कि मेरी माँ बहुत बीमार है। वो तो खुशी खुशी मेरे अंडे के पास बैठ गई। बिजली, तुम भी ना एक नंबर की झूठी हो। थोड़ी देर बाद कबूतर टोकरी लिए उस सेब के पेड़ से सेब तोड़ने आ जाता है। अगर कोई पत्थर अंडे पर लग गया तो ये अंडा टूट जाएगा। मुझे रोकना होगा कबूतर भैया को। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया नीचे कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, अभी आप कोई भी सेब ना तोड़ें, क्योंकि कोई पत्थर भी बिजली के अंडे पर लग सकता है। बिजली घोंसले में नहीं है और मैं उसके अंडे की रक्षा कर रही हूँ। ठीक है कोमल बहन, मैं नीचे गिरे हुए सेब ही चुन लेता हूँ। बिजली अपनी सहेली के साथ झरने पर बैठी हुई है। जब वो आ जाए तो मुझे बता देना, मैं फिर सेब तोड़ लूंगा। क्या कबूतर भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? बिजली तो मुझे बोलकर गई है कि उसकी माँ बीमार है। लगता है चिड़िया बहन कभी ने तुमसे झूठ बोला है। वो तो कई घंटों से झरने पर बैठी अपनी सहेली के साथ गप्पे लड़ा रही है। फिर कबूतर अपनी टोकरी में नीचे गिरे हुए सेब लेकर वहाँ से चला जाता है और कोमल चिड़िया फिर से घोंसले में जाकर बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद पिंकी कभी अपनी सहेली को लेकर उस पेड़ के नीचे आ जाती है। मुन्नी, रुको, मैं तुम्हें अभी अपने पेड़ से मीठे सेब खिलाती हूँ। ऐसा कहते हुए पिंकी कभी एक पत्थर जोर से सेब के पेड़ पर फेंकती है, जो वापस आकर अंडे पर लग जाता है। कोमल चिड़िया घबरा जाती है और पिंकी कभी के पास जाती है। पिंकी, ये तुमने क्या कर दिया? बहुत बुरा हुआ। तुमने अपना अंडा तोड़ दिया। मैं बताऊंगी तुम्हारी मम्मा को। थोड़ी देर ही तोड़ा, बल्कि चिड़िया आंटी ही कबूतर अंकल को सेब तोड़कर दे रही थी जब ये अंडा टूटा। चिड़िया, निकल जाओ, मेरे घोंसले से अभी के अभी निकल जाओ। मैं तुमसे बदला लूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। ये सारी बातें सुनकर कोमल चिड़िया रोती हुई अपने घोंसले में चली जाती है। अभी कुछ दिन ही गुजरे थे कि कोमल चिड़िया कौवों के पास आती है। बादल भैया, मेरे घोंसले का ध्यान रखना। मैं अपनी दीदी से मिलने दूसरे जंगल जा रही हूँ। हाँ हाँ चिड़िया, चिंता नहीं करो, तुम जाओ, मैं तुम्हारे घोंसले में ही बैठ जाऊंगा। फिर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बादल कौवा कुल्हाड़ा लेकर कोमल चिड़िया का पूरा घर तोड़ देता है। अब पता चलेगा चिड़िया को कि अंडा कैसे तोड़ते हैं। पिंकी कभी ये सब देखकर बहुत डर रही थी। वो सच बताना चाहती थी, मगर वो सच बोलने से डर रही थी। शाम होते ही जब कोमल चिड़िया वापस अपने जंगल में आती है तो अपने घर को टूटा हुआ देखकर रोने लगती है। तोड़ दिया, मेरा घर तोड़ दिया। कौवों, तुम बहुत बुरे हो। चिड़िया, तुमने मेरा अंडा तोड़ा और हमने तुम्हारा घोंसला, हिसाब बराबर हुआ। बिजली, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम सब बहुत बुरे हो। और पिंकी बेटी, याद रखना, जब तक तुम झूठ बोलोगी जिंदगी में हमेशा नाकाम रहोगी, क्योंकि झूठ एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है।
तभी वहाँ कबूतर आ जाता है और वो सारी बात कौवों को बताता है कि कैसे कोमल चिड़िया ने उनके अंडे की रक्षा की और कैसे पिंकी कपी ने उनके अंडे को तोड़ा। पिंकी कपी डर की मारी वहाँ से भाग जाती है। चिड़िया बहन, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। कपो, मैंने तुम सबको माफ किया, लेकिन अब मैं यहाँ नहीं रहूंगी। मैं किसी अच्छे पड़ोसी के पास ही जाकर रहूंगी। इतना कहते हुए कोमल चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। बिजली बेटी, जरा बाहर तो आकर देख, मौसम कितना सुहाना है। आ रही हूँ माँ, देखो तो आज मैंने ये काला चश्मा पहना है, कैसी लग रही हूँ मैं। बेटी उधर नहीं, इधर देखो, मैं यहाँ खड़ी हूँ। अरे वाह वाह, मेरी बेटी तो ऐसे लग रही है जैसे आसमान से कोई काली परी उतरी हो। उसी समय बादल कप्पा वहाँ से गुजरता है। वो बिजली को देखकर वहीं रुक जाता है। वाह वाह, क्या अदाएं हैं। ऐसा लगता है जैसे ये हसीना बस मेरे लिए ही बनी है। ऐसा सोचते हुए बादल कप्पा बिजली कपी के पास आता है। माँ जी नमस्ते। इसी जंगल के नदी के उस पार वाले आम के पेड़ पर मेरा बहुत बड़ा घर है। मैं आपकी सुंदर बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। हाथ? बादल बेटे, मेरी बेटी जंगल की सबसे सुंदर कवि है, शहजादी है शहजादी। इसे देखने के लिए दूसरे जंगल के अमीर अमीर काफे लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तुम्हारे पास क्या है? माँ जी, मेरे पास पूरा आम का बाग है। मैं वादा करता हूँ कि बिजली को कभी जमीन पर पाँव नहीं रखने दूंगा। अच्छा तो ठीक है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मेरी बेटी को अंधेरा बिल्कुल पसंद नहीं। अगर तुझे मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुझे जंगल के सबसे ऊंचे पहाड़ से जादुई जुगनू लाना होगा। वो जुगनू जिसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होती। परंतु माँ जी, ये तो बहुत खतरनाक है। वहाँ तो बूढ़ी चील रहती है। तो फिर रिश्ता कैंसिल। मेरी बेटी तो किसी शहजादे कपे के घर ही जाएगी जो इसके लिए चांद तारे लाएगा। नहीं नहीं माँ जी, बिजली से शादी तो मैं ही करूँगा। ठीक है, मैं जाऊँगा। इतनी सुंदर कवि के लिए तो मैं शेर की मूछें भी तोड़ कर ला सकता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा वहाँ से चला जाता है। माँ जी, तुमने क्यों नहीं बताया कि मैं अंधी हूँ और देख नहीं सकती? बेटी, अगर मैं उसे बता देती तो वो कभी तुझसे शादी ना करता। जैसे पहले 100 कव्वे तुझे रिजेक्ट करके गए हैं। ये कव्वा तेरे लिए परफेक्ट है, इसलिए तो मैंने इसे यहाँ से दूर भेजा है ताकि उसे पता ना चले कि तू अंधी है। फिर बादल कप्पा चिड़िया के पास जाता है और उसे सारी बात बताता है। बादल भैया, एक बार अच्छे से छानबीन कर लेनी थी। वो कवि तो ठीक है ना? चिड़िया बहन, बहुत सुंदर है वो कवि। जब से उसे देखा है तो मैं सब कुछ भूल गया हूँ। बस अब मैं उसे पाकर ही रहूंगा। मैं जा रहा हूँ ऊंची पहाड़ी पर अपनी बिजली जी के लिए जुगनू लाने। ठीक है बादल भैया, आप आराम से जाइए। ऊपर वाला आपको सफलता दे। तब तक हम सब दोस्त मिलकर आपकी शादी की तैयारी करते हैं। फिर बादल कप्पा वहाँ से उड़ जाता है। वो ऊंची पहाड़ी की ओर बढ़ने लगता है। पूरा दिन उड़ने के बाद आखिरकार बादल कप्पा एक गार में पहुँच जाता है। गार में हर तरफ अंधेरा था। जुगनू, जुगनू भैया, आप कहाँ हो? मैं आपको लेने आया हूँ। अचानक एक चील बादल कप्पे के सामने आ जाती है। बादल कप्पा देखकर डर जाता है। कौन हो तुम और यहाँ मेरी नींद क्यों खराब की? चील, मैं बादल कप्पा हूँ। मुझे जुगनू चाहिए जो सूरज की तरह चमकता है। अच्छा, तो तुझे जुगनू चाहिए, लेकिन उसके लिए तुझे मुझे कुछ देना होगा। मैं अब बहुत बूढ़ी हो गई हूँ, मांस नहीं खा सकती। मुझे जंगल से कोई मीठा फल ला कर दो, फिर ही मैं तुम्हें जुगनू दूंगी। हाँ चील माँ जी, मैं अभी आपके लिए मीठे फल लाता हूँ। ऐसा कहते हुए बादल कप्पा खुशी खुशी उस गार से निकलता है और वो अपने आमों के बाग में जाता है, जहाँ वो कैसे पहुँच जाओगे? वो बिजली, अब मेरे पंखों का दर्द दूर हो गया है।
लग रहा है जैसे मेरे परों में जान आ गई हो। शाम को बिजली कभी रसोई में भोजन बना रही थी। तभी बादल कौवा चमकीली को लेकर बाहर चला जाता है। वो तो चमकीली के दिल में जगह बनाना चाहता था। चमकीली जी, ये लीजिए सुंदर गुलाब, बिल्कुल आपकी तरह है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मेरी पत्नी मुझ पर कितना अत्याचार करती है। वो मेरी फीलिंग को नहीं समझती और सारा दिन काय काय करती है और मुझे घर का नौकर बना कर रखती है। अगर आप जैसी सुंदर कवि मेरी जिंदगी में होती तो मैं इस जंगल का बादशाह होता। बादल जी, सच कहूँ तो तुम्हें पहली नजर में देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। बहुत हैंडसम हो और तुम्हारा ये काला रंग बहुत सुंदर लगता है। परंतु बादल जी, बिजली का क्या होगा? वो तो मेरी सहेली है। चमकीली जी, उस काली डाइन को थोड़ी ना पता चलेगा। वो तो सारा दिन मेकअप करने में ही लगी रहती है। वही पेड़ के पीछे कोमल चिड़िया और तोता उन दोनों की बातें सुन रहे थे।